नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर। यूपी ट्रिपल एससी में हम लोग कंप्यूटर की क्लास कर रहे थे। ईमेल, इंटरनेट, वर्ल्ड वाइड वेब का परिचय और 120 क्वेश्चंस तक हम लोगों ने कर लिए थे। उसी के आगे शुरू करेंगे। और इसको शुरू करने से पहले आप यूपी ट्रिपल एससी की अगर वीपीओ की तैयारी कर रहे हो, ग्राम पंचायत अधिकारी की, जो आपकी वैकेंसी आई थी, उसके लिए मॉक टेस्ट की श्रृंखला और इसी मॉक टेस्ट का डिटेल्ड डिस्कशन वीडियोज़ भी आपको मिल जाएँगे और साथ ही साथ आप अगर 65 अंकों का बैच जॉइन करना चाहते हो, जिसमें 45 अंक पंचायती राज के और बाकी बचे 20 अंक 20 अंक योजनाओं से संबंधित हैं। तो कंप्लीट 65 अंकों का बैच आपका लगातार चल रहा है एप्लीकेशन पर। आप चाहें तो इसको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 21 से देखो। 21 में कह रहा है कि नई असंबंधित प्राप्तकर्ताओं को समान मेल किसके अधीन पर प्रसारित किया जाता है? समान मेल भेजना है और असंबंधित प्राप्तकर्ताओं को भेजना है। इसका मतलब समझ पाए? इसका मतलब ये है बीसीसी। बीसीसी का मतलब क्या होता है? आपने देखा होगा, बीसीसी को बोलते हैं ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ठीक है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी बोलते हैं इसको। अच्छा मुझे ये बताओ कि इसमें होता क्या है? इसमें होता ये है कि इसमें जो प्राप्तकर्ता होता है, जो ईमेल प्राप्त करता है, प्राप्तकर्ता को यह नहीं पता होता है यह नहीं पता होता है कि संदेश यानी कि मेल अन्य किस-किस को भेजा गया है। अन्य किसे भेजा गया। इसका आशय ये है कि जब आप मेल में आप इस कॉलम को चुनते हो बीसीसी को, यहाँ बीसीसी लिखा होता है, यहाँ पर सीसी लिखा होता है। जब आप इसको चुनते हो तो एक या एक से अधिक लोगों को आप भेज सकते हो, लेकिन जो प्राप्तकर्ता होगा उसको एड्रेस का पता नहीं चलता है। ठीक है? अब एक शब्द आया सीसी, ये क्या है? सीसी इसे कहते हैं कार्बन कॉपी। कार्बन कॉपी, ठीक है? कार्बन कॉपी से मेरा आशय है कि किसी संदेश को, ध्यान देना, किसी संदेश को एक या एक से अधिक एक या एक से अधिक व्यक्तियों को भेजा जाता है। व्यक्तियों को भेजा जाता है और ऐसा करने के लिए हम सीसी का इस्तेमाल करते हैं। एक आपका ऑप्शन और दिया था, ये क्या है? वास्तव में ये एक ऐसा कॉलम होता है, इसी में जो हम जिसको मेल भेज रहे होते हैं, इसी में प्राप्तकर्ता का मेल एड्रेस टाइप किया जाता है। मेल एड्रेस टाइप किया जाता है, ठीक है? अच्छा ये आपने अगर बॉक्स देखा होगा, जब आप कंपोज़ करते हो, तो यहाँ पर 2 लिखा होता है। यहाँ पर आप कितने मेल लिख सकते हो? यहाँ पर आप 1 या फिर 1 से अधिक मेल लिख सकते हो, ठीक है? तो 1 या 1 से अधिक मेल एड्रेस यहाँ पर टाइप किए जा सकते हैं, अर्थात 1 या 1 से अधिक मेल एड्रेस टाइप किए जा सकते हैं, टाइप हो सकते हैं। ठीक है? और यही वो कॉलम होता है जिसको खाली नहीं छोड़ा जाता है। आप जिसको मैसेज भेज रहे होते हो उसका पता तो आपको ज़रूर ही लिखना पड़ेगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बीसीसी। नेक्स्ट देखो 1 टू 2। ईमेल हेडर में निम्नलिखित में से कौन से फ़ील्ड शामिल होते हैं? कौन से फ़ील्ड शामिल होते हैं? जैसे ईमेल हेडर की बात कर रहा है, जब आप कंपोज़ करते हो तो आपके समक्ष एक ऐसा बॉक्स खुलता है, ठीक है? इस बॉक्स में सबसे ऊपर होता है टू, यहाँ पर, और इसके बाद यहाँ पर होता है बीसीसी और सीसी। इसके बाद जब आप नीचे की तरफ पढ़ते हो तो यहाँ पर आपको लिखना होता है सब्जेक्ट। फिर नीचे एक कॉलम होता है, यहाँ पर लिखा होता है सेंड, और जब आप इसको क्लिक कर देते हो, यहाँ प्रेस कर देते हो आपका कर्सर, तो फिर ये सारा का सारा जो आपका मैटर होता है वो चला जाता है इस टू के पास, जहाँ जिसका भी एड्रेस लिखा होता है। तो अब बताओ इसमें आपको मिला क्या-क्या? टू मिला, सीसी मिला, बीसीसी मिला, सब्जेक्ट मिला, सेंड मिला। वापस आओ। इसमें आपको 2 मिला, सीसी मिला, बीसीसी मिला, सेव नहीं मिला। तो आपके सही उत्तर हो जाएँगे 1, 3 और 4, चौथा वाला। 1, 2, 3 देखो। ईमेल अटैचमेंट, ये क्या होता है? दरअसल प्रयोग प्राप्तकर्ता जो होता है, प्राप्तकर्ता के द्वारा भेजी गई रसीद होती है। नहीं, ये गलत है। दूसरे प्रोग्राम का एक डॉक्यूमेंट जो ईमेल के साथ जोड़कर भेजा जाता है। क्या ये सही है? देखते हैं। आगे पढ़ो पहले। प्राप्तकर्ताओं की सूची होती है,
या फिर इसे नियमित रूप से ईमेल भेजा जाता है? जिसे नियमित रूप से ईमेल भेजा जाता है, कौन-सा सही है? सबसे पहले इस शब्द को समझो, अटैचमेंट, ये क्या है? ध्यान दो, ईमेल अटैचमेंट, ये क्या है? तो आप कहोगे ईमेल बॉक्स में ईमेल बॉक्स में दिया गया एक टूल होता है, एक टूल है, क्या करता है ये? आप कहोगे इसके माध्यम से जो फाइलें होती हैं, फाइल को ईमेल के साथ ईमेल के साथ जोड़कर भेजा जाता है, ठीक है? भेजा जाता है। अच्छा वापस आओ, अब ऑप्शन पढ़ो जरा। कह रहा है दूसरे प्रोग्राम का एक डॉक्यूमेंट जो ईमेल के साथ जोड़कर भेजा जाता है, वही है ईमेल अटैचमेंट। नेक्स्ट देखो 1 टू 4। ईमेल का उपयोग करके फाइल अटैचमेंट भेजने के बारे में कौन सा कथन गलत है? पढ़ो जरा इसको फिर से। ईमेल का उपयोग करके फाइल अटैचमेंट भेजने के बारे में कौन सा कथन गलत है? पढ़ो इसको। वर्ड डॉक्यूमेंट और एक स्प्रेडशीट फाइल को एक ईमेल के अटैचमेंट के रूप में नहीं भेजा जा सकता है, ये गलत हो जाएगा। कह रहा है गलत कौन है, तो यही वाला हमारा गलत हो जाएगा। आगे पढ़ो। ईमेल सर्वर और ईमेल क्लाइंट अक्सर अटैचमेंट के आकार को सीमित करते हैं। हाँ ठीक है। अटैचमेंट किसी भी प्रकार की फाइल हो सकती है, इसमें वीडियो फाइल भी हो सकती है, बशर्ते अटैच की गई सभी फाइलों का आकार ऊपरी सीमा से नीचे हो, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है? अगला कह रहा है कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को ईमेल का उपयोग करके अटैचमेंट के रूप में भेजा जा सकता है। ये आपका पहला वाला गलत हो जाएगा, बाकी सारे सही है। क्वेश्चन नंबर 125 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन गलत है? पढ़ो पहला वाला। आपको ईमेल पढ़ना या फिर भेजना समाप्त करने के बाद, जब आप पूरा प्रोसेस आप खत्म कर लेते हो, तो समाप्त करने के बाद लॉग आउट साइन आउट पर क्लिक करना चाहिए। हाँ सही है, ठीक है। आपकी सेफ्टी के लिए ये आपको प्रोसेस करना होगा। नेक्स्ट देखो, ईमेल के संबंध में बीसीसी संक्षेपाकार ये ब्लैंक कार्बन कॉपी होता है। बीसीसी मैंने आपको बताया था, ये ब्लैंक नहीं होता है। क्या होता है? बी का मतलब ब्लाइंड, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा ब्लैंक। हाँ दूसरा वाला गलत है। आपसे पूछा है कौन से गलत है, तो आपका सही उत्तर होगा केवल और केवल दो, ठीक है। नेक्स्ट देखो 1 टू 6। एज, यूएमटीएस, एफटीडी और टीडीडी ये सेलुलर नेटवर्क हैं। क्या हैं? ये दरअसल सेलुलर नेटवर्क हैं 3G। जी का मतलब होता है जनरेशन, थर्ड जनरेशन, ठीक है। थर्ड जनरेशन ये सेलुलर नेटवर्क है। 1 टू 7 देखो, निम्नलिखित में से किस प्रकार की फाइल को ईमेल अटैचमेंट के द्वारा भेजा जा सकता है? ईमेल अटैचमेंट शायद आप समझ गए होंगे। इसमें किसे किसे भेजा जाता है? टेक्स्ट फाइल को भी भेजा जा सकता है, ऑडियो को भी भेजा जा सकता है, वीडियो को भी भेजा जा सकता है, यानी कि उपरोक्त सभी प्रकार की फाइलों को आप भेज सकते हो। इसका डी पार्ट आपका सही हो जाएगा। 1 टू 8 देखो, कह रहा है एक ईमेल में क्या क्या समाविष्ट होता है? एक ईमेल में क्या क्या समाविष्ट होता है ये पूछ रहा है आपसे। टेक्स्ट होता है, इमेज होता है, लेकिन फाइलें नहीं होती। नहीं, गलत है। टेक्स्ट होता है, फाइलें होती हैं, लेकिन इमेज नहीं होता, ये भी गलत हो जाएगा। इमेज, वीडियो लेकिन ज़िप की गई फाइलें नहीं होती हैं, ये भी गलत हो जाएगा। टेक्स्ट होती है, फाइल होती है, इमेज होती है, ये सारे के सारे होते हैं, ठीक है? इसका भी टी पार्ट। 1 टू 9 देखो, ईमेल सेवा निरूपित करता है क्या? ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक, और मेल का मतलब मेल। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ईजी मेल नहीं, इलेक्ट्रॉनिक मेल, यही सही होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक गलत हो जाएगा, इलेक्ट्रिक गलत हो जाएगा, बी पार्ट, ठीक है? 1 टू 9। नेक्स्ट देखो 130, वेब पृष्ठ पर डेटा एंट्री निम्नलिखित में से किसके प्रयोग से की जाती है? फॉर्म्स के प्रयोग से की जाती है डेटा एंट्री। दरअसल होता क्या है कि ये जो डेटा एंट्री वेबसाइट होती है, डेटा एंट्री वेबसाइट को ही फॉर्म साइट के रूप में जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए पार्ट। नेक्स्ट देखो, जब किसी वेब ब्राउज़र द्वारा एचटीएमएल फाइल का अनुरोध किया जाता है, तो यह अनुरोध डिफ़ॉल्ट रूप से के रूप में होता है। एचटीएमएल फाइल, ये जो एचटीएमएल फाइल का अनुरोध किया जाता है, तो यह अनुरोध डिफ़ॉल्ट रूप से किसके रूप में होता है? ये होता है गेट के रूप में। गेट। आओ देखो, इसके बारे में समझो। ये जीईटी, गेट क्या है? दरअसल इसका प्रयोग काहे में करते हैं? इसका प्रयोग किया जाता है
विशिष्ट जो रिसोर्स होते हैं, विशिष्ट रिसोर्स प्राप्त करने के लिए, विशिष्ट रिसोर्स प्राप्त करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, ये जो एचटीटीपी है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एचटीटीपी, अगर हम इसके आपसे पूछें कि मेथड्स बता दो मुझे कौन-कौन से हैं, एचटीटीपी के मेथड्स, तो आप बताओगे, ये नाम याद रखना, गेट, पोस्ट, ठीक है? पोस्ट, पुट, हेड, ये सारे के सारे एचटीटीपी के मेथड्स हैं। जैसे डिलीट, डिलीट, या फिर हम बात करें पैच की, पैच, ऑप्शन और कनेक्ट, ठीक है? और ट्रेस, TRACE, ये सारे के सारे एचटीटीपी मेथड्स हैं। इसमें से आपके जो ऑप्शंस दिए थे, गेट, पोस्ट, पुट और ये फाइंड, फाइंड नहीं होता है, ये गलत हो जाएगा। अच्छा, इसमें जो आपसे पूछा था वो पूछा था एमएल फाइल का अनुरोध किया जाता है, तो यह अनुरोध डिफ़ॉल्ट रूप से किसमें होता है? ये डिफ़ॉल्ट रूप से होता है गेट में। पोस्ट, पुट, इनके क्या काम होते हैं? देखो, गेट के बारे में मैंने आपको बता दिया। ये करता क्या है? इसका प्रयोग विशिष्ट रिसोर्स प्राप्त करने के लिए, अनुरोध प्राप्त करने के लिए किया जाता है, ठीक? अब मैं अगर आपसे पूछूं पोस्ट, ये क्या करता है? तो आप क्या बताओगे? यह नया रिसोर्स, नया रिसोर्स बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। वहीं पर अगर हम पुट आपसे पूछें, तो जो मौजूदा रिसोर्स है, मौजूदा रिसोर्स को अपडेट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, अपडेट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और एचटीटीपी के मेथड्स कौन-कौन से हैं? गेट, पोस्ट, पुट, हेड, डिलीट, पैच, ऑप्शन, कनेक्ट और साथ ही साथ ट्रेस, ठीक है? यहीं अगर आपसे एक क्वेश्चन सिंपल सा और पूछ दे और कहे कि मुझे बताओ, एचटीटीपी के 2 सबसे सामान्य विधियाँ कौन-सी हैं, या हम कहें मेथड्स कौन से हैं? तो 2 सबसे सामान्य बताओ। आप बताओगे, एक तो गेट और एक आप बताओगे पोस्ट। ये 2 सबसे सामान्य विधियाँ हैं, ठीक है? इसका सही उत्तर हो जाएगा गेट। निम्नलिखित शब्दों में से कौन-सा शब्द है जो इंटरनेट कार्यप्रणाली से संबंधित है? www, एचटीटीपी, ईमेल भी है, ये सारे के सारे हैं। डी पार्ट इसका सही होगा। नेक्स्ट देखो, 133 कह रहा है कि ये फिल इन द ब्लैंक्स है। एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो विशिष्ट कीबोर्ड के लिए www पर वेबसाइट की खोज करता है और परिणामों की एक सूची प्रदान करता है। कौन है ये? ये है डी पार्ट, सर्च इंजन, सर्च इंजन। और मैंने आपको कई सारे एग्जांपल्स भी बताए थे सर्च इंजन के, इनको लगातार आप रिवाइज करिए। नेक्स्ट देखो, 134 पारंपरिक मॉडेम लाइनों पर हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस प्रदान करने के लिए किस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है? इसे कहते हैं एडीएसएल। एडीएसएल ये क्या है? सबसे पहले मुझे इसका फुल फॉर्म बताओ। एडीएसएल, इसका फुल फॉर्म है असिमेट्रिक, असिमेट्रिक, असिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, सब्सक्राइबर लाइन, ठीक है? और ये होता क्या है वास्तव में? अगर आपसे सीधा सा सवाल पूछा जाए कि ये क्या है, तो आप बताओगे यह एक डेटा संचार तकनीक है। यह एक डेटा संचार तकनीक है। क्या करती है? यह टेलीफोन टेलीफोन लाइनों पर, ध्यान देना, यह टेलीफोन लाइनों पर तेजी से डेटा ट्रांसमिशन को सक्षम बनाती है। ट्रांसमिशन को सक्षम बनाती है, ठीक है? सक्षम बनाती है। और एडीएसएल का पूरा नाम क्या है? असिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। वापस आ जाओ अपने क्वेश्चन में, इसका सही उत्तर हो जाएगा एडीएसएल। 135 देखो, इंटरनेट सर्फिंग में निम्नलिखित में से सभी शामिल हैं। ध्यान दो, इंटरनेट सर्फिंग में निम्नलिखित में से सभी शामिल हैं, किसके सिवाय, किसको हटा के? सबसे पहले मुझे बताओ, इसमें शामिल क्या क्या होता है सर्फिंग? अगर हम आपसे सीधा सा सवाल पूछें कि मुझे बताओ इंटरनेट सर्फिंग, बताओ मुझे, आप बताओगे इसका आशय होता है इंटरनेट द्वारा फाइलों को डाउनलोड करना, फाइलों को डाउनलोड करना, ठीक है? डाउनलोड करना, या फिर आप कह सकते हो एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज
दूसरे पेज में जाना, ठीक है? या फिर आप कह सकते हो कि वेब ब्राउज़र में साइट का एड्रेस सर्च करना, साइट एड्रेस सर्च करना। ये सारी की सारी हरकतें जो आप करते हो, इस तरह की हरकतें, वो आप इंटरनेट पर सर्फिंग कर रहे होते हो, इस तरह के कृत्यों के साथ। तो अब ज़रा इसमें ऑप्शन में आओ, एक वेब ब्राउज़र शुरू करना या फिर किसी वेबसाइट का एड्रेस टाइप करना, ठीक है? एक फ़ाइल को सर्च करने के लिए विंडोज़ एक्सप्लोरर का खोलना, ये गलत हो जाएगा। और वेब पृष्ठों के बीच नेविगेट करना, एक से दूसरे में जाना। 136 देखो, W3C इसका पूरा नाम क्या है? W3C इसके बारे में मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया भी था। W3C क्या है? इसको कहते हैं वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, कंसोर्टियम, ठीक है? अच्छा, ये जो कंसोर्शियम भी कहा जाता है, लेकिन कंसोर्टियम भी कहा जाता है। ये जो W3C है, इसकी स्थापना कब हुई? क्या मुझे बता सकते हो आप? 1994, याद रखिएगा। इसे कहा जाता है WWW, यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब। W3 है ना, तो वर्ल्ड वाइड वेब हो जाएगा इसका मतलब, और C मतलब हो जाएगा कंसोर्टियम। इसे 1994 में इसको स्थापित किया गया। इसके अलावा ठीक जब एक साल आप आगे बढ़ोगे, यानी 1995 में प्रवेश करोगे, तो ये वो दौर है जब भारत में इंटरनेट सेवा शुरू हुई थी। इंटरनेट सेवा शुरू, ठीक है? और भारत में चूंकि इंटरनेट सेवा शुरू हुई थी, तो प्रश्न ये भी आता है कि कौन था इसके पीछे? बीएसएनएल, वीएसएनएल, विदेश संचार निगम लिमिटेड। एक और मुझे बस साल बता दो, 1998 में क्या हुआ? 1998 में हुआ ये कि गूगल स्थापित हुआ, ठीक है? वापस आ जाओ अपने क्वेश्चन में, इसका सही उत्तर हो जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, कंसोर्शियम। वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब, ये तो दोनों ऑप्शन सही हो गए, तो ये भी सही हो जाएगा। इसमें हो सकता है टाइपिंग एरर हो, वर्ल्ड वाइड वाइज कर लो इसको, ठीक है? ये सही हुआ। नेक्स्ट देखो, 137, इंटरनेट का पर्याय क्या है? इंटरनेट का पर्याय क्या है, ये आपसे पूछा है। इंटरनेट का पर्याय है WWW, वर्ल्ड वाइड वेब। और मुझे क्या बता सकते हो इसका विकास किसने किया? कब हुआ इसका विकास? WWW, ये 1989 और 1990 का थोड़ा साल याद करो। इस दौरान हुआ क्या था? इस दौरान हुआ ये था, 1989 और 1990 में एक शख्स था, टिम बर्नर्स ली। टिम बर्नर्स-ली ने HTML का विकास किया और WWW का इसने प्रस्ताव रखा, ठीक है? वापस आ जाओ अपने क्वेश्चन में, सही उत्तर हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से किसे सुपर नेटवर्क या मेटा नेटवर्क कहा जाता है? सुपर नेटवर्क, आप एक शब्द पकड़ो, इंटरनेट, कई सारे नाम हैं। इसे कहा जाता है सुपर नेटवर्क, इसे कहा जाता है मेटा नेटवर्क, नेटवर्क, इसे कहा जाता है नेटवर्कों का नेटवर्क, ठीक है? इसे नेटवर्कों का नेटवर्क कहा जाता है, या हम कहें इसे कहा जाता है विश्वव्यापी, विश्वव्यापी नेटवर्क। कई सारे नाम हैं इसके, आंसर हो जाएगा इंटरनेट। अच्छा, एक शब्द आपने सुना होगा, इंटरनेट सोसाइटी, सुना है? आओ देखो इसको, इंटरनेट सोसाइटी क्या है ये? अगर मैं आपसे सीधा सा सवाल पूछूं ये क्या है, तो आप बताओगे 1992 में इसको एस्टैब्लिश किया गया, स्थापना हुई इसकी। इसका विकास क्यों किया गया? तो आप बताओगे इसका विकास जो यूजर होते हैं इंटरनेट के, अर्थात उपयोगकर्ता जिन्हें हिंदी में कहेंगे, उपयोगकर्ता को इंटरनेट के बारे में शिक्षित करने के लिए किया गया था। शिक्षित करना इसका मुख्य लक्ष्य है। फिर से समझो, इंटरनेट सोसाइटी 1992 में स्टैब्लिश हुई। इसका मुख्य लक्ष्य क्या है? जो यूजर्स होते हैं इंटरनेट के, उनको इंटरनेट के बारे में शिक्षित करना। सही उत्तर हो जाएगा बी पार्ट। नेक्स्ट देखो, 139, वर्ल्ड वाइड वेब एक हाइपर मीडिया सिस्टम है जो कि वह हाइपर फास्ट है, दूसरे कंप्यूटर संसाधनों को जोड़ता है, या फिर वीडियो सामग्री को केवल प्राप्त करने के प्रयोग किया जाता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। वर्ल्ड वाइड वेब एक हाइपर मीडिया सिस्टम है जो दूसरे कंप्यूटर संसाधनों को आपस में जोड़ता है। यही सही हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट देखो, 140, निम्नलिखित में से कौन लिनक्स शेल का उदाहरण है? उदाहरण नहीं है, ये पूछ रहा है।
कौन सा है जो लिनक्स सेल का उदाहरण नहीं है? बर्न अगेन शेल, जीपीयू शेल, सी सेल या फिर कॉर्न सेल? जीपीयू सेल इसका उदाहरण नहीं है। आओ देखो, यहाँ मैं आपको बताता हूँ। बात हो रही है शेल की, ठीक है? बात शेल की हो रही है तो मुझे बताओ ये शेल क्या है? तो आप बताओगे शेल एक प्रोग्राम होता है। यह एक प्रोग्राम होता है जो करता क्या है? जो दरअसल उपयोगकर्ता को उपयोगकर्ता और जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, उपयोगकर्ता और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच इंटरफेस प्रदान करता है। इंटरफेस प्रदान करता है। बात समझ पा रहे हो? अच्छा, बात क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था? क्वेश्चन में लिनक्स सेल के बारे में पूछ रहा था। तो अब मुझे बताओ लिनक्स सेल कितने प्रकार के होते हैं? लिनक्स शेल ये सामान्यतया 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है? 4 प्रकार। ये 4 प्रकार कौन से हैं? ये 4 प्रकार आप याद रखिएगा, पूछ लिए जा सकते हैं। एक तो होता है सी शेल, दूसरा कॉर्न शेल, कॉर्न, तीसरा तीसरा होता है जीएनयू शेल और चौथा होता है बर्न अगेन शेल, बर्न अगेन शेल। ये 4 शेल याद रखो जो कि लिनक्स शेल के उदाहरण हैं। 4 प्रकार हैं। वापस आ जाओ। इसका सही उत्तर हो जाएगा जीबीयू। जीबीयू नहीं होता है, जीएनयू होता है। जीएनयू शेल। ये जीबीयू नहीं होता है, ठीक है? ये गलत हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 140 तक हमने कर लिए। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीक कंटिन्यू करेंगे और आज यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।